दादी माँ की बर्थडे पार्टी चल रही थी और अचानक किसी ने उन पर गोली चला दी। मैं इतना जज्बाती हो गया कि गोली के आगे अपना सिर अड़ाने भाग पड़ा। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन ने, जो जाने कैसे मेरे दिल की बात सुन चुकी थी, पीछे से आकर मुझे ऐसी जोरदार लात रसीद की कि मैं सीधे हवा में उड़ गया। पर भाई, मेरी किस्मत तो देखो, गोली फिर भी चूकी नहीं और सीधे जाकर मेरे कूल्हे पर लगी। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ओए, तेरे भाई की वापसी हो गई है। मेरी यह दहाड़ बिजली की तरह कड़कड़ाई, जिसे सुनकर बेड के पास खड़े जर्मन शेफर्ड और उसकी लुगाई बुरी तरह कांप गए। यहां तक कि वो जो नकली छोटा भाई है ना, मूक्की की, जो हमेशा मुझसे पंगे लेने के बहाने ढूंढता रहता है, डर के मारे हवा में उछल गया। सिर्फ मेरी तीनों बहनें एकदम शांत थीं। उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। मैंने चारों तरफ देखा। इन सब जाने पहचाने चेहरों को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल गुस्से के मारे मेरा भेजा फ्राई हो गया। मैंने अपने दिमाग में चीखना शुरू किया, सिस्टम के बच्चे बाहर निकल, ये क्या बकवास है। मेरा टास्क तो पूरा हो चुका था ना। तभी सिस्टम की रोती सूरती आवाज गूंजी, माफ कीजिएगा होस्ट, भले ही आपने दादी माँ की जान बचा ली, लेकिन क्योंकि आपकी मौत टाइम पर नहीं हुई, इसलिए नियमों के मुताबिक आपको यहीं रुकना होगा। क्या बकवास कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने सोचा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं जल्दी नहीं मर सकता? ठीक है, अभी मर के दिखाता हूं। ये सोचते ही मैं बेड से सीधा उछला। सब लोग मुझे फटी आंखों से देख रहे थे, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की और सीधे खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। मैं कूदने ही वाला था कि मेरी दोनों बहनें बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ीं और उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। माँ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वह रोते हुए बोली, बेटा, ऐसी हरकतें मत कर। डॉक्टर ने कहा है तू ठीक है, फिर क्यों जान देने पर तुला है। तभी बगल में खड़े उस नकली भाई मूकीकी के दिमाग की बत्ती जली। उसने मौके का फायदा उठाते हुए माँ से कहा, मम्मी, आप फिक्र मत करो, मुझे लगता है भाई का दिमाग सटक गया है, इसे किसी पागलों के अस्पताल भेज देते हैं। ये सुनते ही मेरी दोनों बहनें उस पर शेरनी की तरह झपट पड़ी। तू अपनी ये घटिया चालें अपने पास ही रख। भले ही भाई इस घर का सगा खून नहीं है, लेकिन वह हमेशा हमारा भाई रहेगा। उनकी बातें सुनकर मैं तो वहीं सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में फिर खिचड़ी पकने लगी। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो आम दिनों में मुझे घास तक नहीं डालती थीं, आज अचानक इतना प्यार कहां से उमड़ रहा है। जैसे ही बड़ी बहन ने मेरे दिल की ये बात सुनी, वह और भी ज्यादा प्यार से फुसलाते हुए बोली, भाई प्लीज खिड़की से नीचे उतर आओ, गुस्सा थूको। दूसरी बहन ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ भाई, नीचे आ जाओ, जो भी बात है हम बैठकर सुलझा लेंगे। और हमारी सबसे छोटी बहन ने तो अपनी पानी जैसी मासूम आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखा और बस सिर हिलाने लगी। माँ और तीनों बहनों को इस तरह मेरे आगे पीछे हाथ जोड़ते देख उस नकली भाई मूकीकी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह अंदर ही अंदर मुझसे बुरी तरह जल भून रहा था। ठीक इसी सस्पेंस वाले मोड़ पर उस मनहूस सिस्टम की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, होस्ट, आपके लिए नया टास्क आ चुका है। अब आपको इन किरदारों से अपने लिए नफरत बटोरनी है। जैसे ही आपकी नफरत का मीटर 100 पर पहुंचेगा, आपको असली दुनिया में वापस जाने का एक नया रास्ता मिल जाएगा। ये सुनते ही जो थोड़ा बहुत कूदने का इरादा मैंने बदला था, वो फिर से जाग गया। मेरा मन किया कि अभी के अभी नीचे छलांग लगा दूं। मैंने मन में फिर से दहाड़ लगाई, सिस्टम के गुलाम बाहर आ, तू खुद सुन जो तूने अभी बोला। क्या ये कोई इंसानों वाली बात है? मैं ही डूब कर रह जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे इसी वक्त, इसी सेकंड वापस भेज। मैं इस नरक जैसी जगह पर पिछले 20 सालों से सड़ रहा हूं भाई, और इन अजीबोगरीब नमूनों को झेलते झेलते मेरी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। पर मैं चाहे जितना चिल्ला लूं, सिस्टम साला सांप सूंघकर बैठ गया और उसने एकदम मुर्दा शांति अख्तियार कर ली। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं थका हारा अपने बेड पर वापस आकर लेट गया। मुझे शांत बैठते देख सांस अटकाई खड़ी मेरी तीनों बहनों ने चैन की सांस ली। तभी वो चरवाहा कुत्ता, हमारे पिताजी डॉक्टरों की एक पूरी फौज लेकर हांफते हुए कमरे में घुसे। माँ की तो जान ही निकली जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए इसे, कोई साइड इफेक्ट या दिमागी चोट तो नहीं रह गई ना। जैसे ही माँ ने यह कहा, सफेद कोट वाले डॉक्टरों ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे मुफ्त का राशन बट रहा हो, और उन्होंने फुर्ती से मेरा फुल बॉडी चेकअप शुरू कर दिया। इधर डॉक्टर मेरी नब्ज टटोल रहे थे और उधर मेरे दिमाग में गाली गलौज का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। यार, इस सब की फसाद की जड़ ये बड़ी बहन है। अगर उसने ऐन मौके पर मुझे वो लात न रसीद की होती तो अब तक मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपनी असली दुनिया में मजे कर रहा होता। बगल में खड़ी बड़ी बहन ने जब मेरा यह कीमती विचार सुना तो गुस्से के मारे उसकी आंखें उलट गईं। उसने मन ही मन सोचा, ओ भाई, कितना बड़ा एहसान फरामोश है ये। मैंने इसकी जान बचाई और ये थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही कोस रहा है। खैर, मुझे क्या पता था कि बड़ी बहन का चेहरा गुस्से से टमाटर हो चुका है। मैं तो अपनी ही धुन में मग्न था और आगे की प्लानिंग कर रहा था।
चलो छोड़ो, अब रोने से क्या फायदा। पहले ये देखता हूं कि आगे की स्क्रिप्ट में क्या रायता फैलने वाला है। मैंने धीरे से अपने दिमाग में सिस्टम का पैनल खोला और भाई साहब, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कल रात को ही लियू परिवार हमारी फैमिली के साथ शादी की बात करने आ रहा है, जहां इस कहानी की हीरोइन का टांका इस नकली भाई मूकीकी से भिड़ाया जा रहा है। अरे भाई, ये तो सरासर स्क्रिप्ट का मर्डर है। मूकीकी की असली जोड़ी तो वो दिल्ली, सॉरी, इंपीरियल सिटी वाले वो परिवार की वो माओ माओ के साथ तय थी ना। ये बीच में कहां से घुस गई? नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, ये ट्विस्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हीरोइन की शादी इस छछूंदर से तो कतई नहीं होने दूंगा। बड़ी बहन ये सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, लियू परिवार ने तो अभी तक शादी का जिक्र भी नहीं किया, इस कार्टून को पहले से कैसे पता चल गया? और ये बार बार हीरोइन हीरोइन क्या रट लगा रहा है? तभी चेकअप खत्म करके डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, शौक की कोई बात नहीं है, छोटे सरकार की बॉडी बड़ी सख्त है और रिकवरी एकदम रॉकेट की स्पीड से हो रही है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना ठीक रहेगा। मां ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें, इसे यहीं एडमिट रखिए। पर भाई, ये सुनते ही मेरा तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ना, कतई नहीं, मैं इस चूहेदानी जैसे अस्पताल में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। मुझे अभी के अभी घर जाना है। अब तक कोने में मुंह फुलाए खड़े पापा का आखिरकार ज्वालामुखी फट पड़ा। वो बेहद ठंडी और कड़क आवाज में दहाड़े, तू अपनी इस नौटंकी को कब बंद करेगा? हमारे पास तेरे इन फालतू के ड्रामों के लिए टाइम नहीं है। अगर तू अनाथ ना होता तो मैंने तुझे बहुत पहले ही इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया होता। अपने सौतेले बाप की ये डांट सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि भाई, मुझे तो विक्टिम कार्ड खेलने का बहाना मिल गया। मैंने तुरंत भू भू करके रोना शुरू किया और आव देखा न ताव सीधे जाकर दूसरी बहन की गोदी में मुंह छिपा लिया और उसकी कमर को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। हाँ, मुझे पता है, आप मुझसे इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि मैं आपका सगा खून नहीं हूं। अगर यही बात है तो मैं जीकर क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। मैंने रोते बिलखते हुए पूरी एक्टिंग झोंक दी। पिताजी मेरी इस बात पर ऐसे निरुत्तर हुए कि उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इस बीच साइड में खड़ा मूकीकी, जो इतनी देर से मुफ्त का तमाशा देख रहा था, बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोला, मम्मी पापा, आप इसकी बातों का बुरा मत मानो। मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि भैया का स्क्रू ढीला हो चुका है। मेरी मानो तो इन्हें सीधे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दो। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा और मैंने मन ही मन उसकी 7 पुश्तों को याद करते हुए गाली दी, साले हरी चाय की पत्ती, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पागल घोषित करेगा? रुक बेटा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। भले ही मैंने मन में मूकीकी की खाल उधेड़ दी थी, लेकिन बाहर से मेरा रोना और तेज हो गया। मैं दूसरी बहन की छाती से और लिपट गया। दीदी, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो ना, मुझे इस मनहूस जगह पर नहीं रहना। मेरे इस तरह रोने बिलखने से मेरी दूसरी बहन का दिल तो जैसे पानी पानी हो गया। उसने मम्मी पापा की तरफ देखा और बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, मान जाओ ना मम्मी पापा, इसकी बात रख लो। वैसे भी डॉक्टर की रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया है, इसे घर ले जाकर ही आराम करने देते हैं। अपनी दूसरी बहन को इस तरह मेरी वकालत करते देख मेरे दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। भाई साहब, मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। अरे वाह, मेरी दूसरी बहन तो सच में कितनी भली और नेक इंसान है यार। और भाई, इसकी कमर कितनी पतली और नाजुक है, ऐसा लग रहा है जैसे हल्का सा भी दबा दिया तो यहीं से 2 टुकड़े हो जाएंगी। मैं मन में यह सब बड़बड़ा ही रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मजे से अपना गाल उसकी पतली कमर पर रगड़ना शुरू कर दिया। अब इधर दूसरी बहन, जो पहले मेरी तारीफें सुनकर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी और जिसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी, मेरे बाद वाले विचार सुनते ही और अपनी कमर पर मेरा गाल रगड़ता महसूस करते ही एकदम पत्थर बन गई। उसकी तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने झटके से अपना हाथ झटका और मेरी वो बाहें, जो उसकी कमर के चारों तरफ लिपटी हुई थीं, उन्हें बेरहमी से हटा दिया। वह गुस्से में तमतमाकर बोली, चल ठीक है, अब ये नौटंकी बंद कर, जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट और घर चल। इधर बगल में खड़े होकर मजे ले रही बड़ी बहन और छोटी बहन शुरू से लेकर आखिर तक यह पूरा ड्रामा बड़े चाव से देख रही थीं। दोनों के चेहरों पर एक जैसी कुटिल मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, और ले मजे, लग गई ना लंका। उनका दिल तो अंदर ही अंदर बाग बाग हो गया था। तभी उस शातिर नकली भाई मूकीकी की तेज नजरों ने कुछ ताड़ लिया। वैसे मुझे भी अंदाजा हो गया था। दरअसल जल्दबाजी में बेड से उतरने के चक्कर में मैंने बिस्तर का कबाड़ा कर दिया था। मैं सोच ही रहा था कि चलो इसे थोड़ा ठीक कर दूं। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत तेज हंसी आ रही थी, पर मैंने चेहरे पर एक बत्तीसी वाली मुस्कान चिपकाई और उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, वाह छोटे भाई, तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला यार, क्या मस्त कंबल मोड़ा है,
इसे देखकर ही लग रहा है कि तू कितना संस्कारी, भोला और सीधा बच्चा है। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े सीधे वार्ड से बाहर निकल गया। पार्किंग में पहुंचकर मैंने देखा कि पापा तो आगे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे पीछे खड़ी बड़ी बहन की गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। दूसरी बहन और छोटी बहन ने जब मुझे बड़ी बहन की कार में बैठते देखा तो उन्होंने थोड़ा सा संकोच किया, पर फिर वे भी मेरे पीछे पीछे आकर उसी कार में बैठ गईं। गाड़ी काफी बड़ी और आलीशान थी। छोटी बहन आकर बिल्कुल मेरे बगल में बैठ गई और उसने बहुत ही धीमी आवाज में मुझसे कहा, भैया, पापा ने जो कुछ भी कहा आप प्लीज उसका बुरा मत मानना। आप हमेशा मेरे सगे और इकलौते भाई रहोगे। उसकी ये बात सुनकर भाई सच में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, तू फिक्र मत कर। जब तूने ये बात कह दी ना तो तेरे भाई के सारे दुख दर्द पल भर में गायब हो गए। हमारी छोटी बहन ने, जो हमेशा से बड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, मेरी यह बात सुनते ही उसके गोरे गोरे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। पर मैं उसकी इस शर्म को भांप नहीं पाया। मैंने अपनी नजरें खिड़की से बाहर दौड़ाई और मन ही मन भावुक होकर सोचने लगा, सच में दुनिया एक तरफ और मेरी ये छोटी बहन एक तरफ। जब पूरी दुनिया मुझ पर शक कर रही थी तब सिर्फ इसी ने मेरा साथ दिया था। ये तो सच में मेरे सुख दुख की सच्ची साथी है, जो हमेशा सही वक्त पर आकर मुझे सहारा देती है। छोटी बहन ने जब मेरे दिल में खुद के लिए इतनी तारीफ सुनी तो बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। इसी बीच बगल में बैठी दूसरी बहन जो पानी पी रही थी, वो मेरे इस ड्रामे को सुनकर इतनी चौंकी कि उसके मुंह का सारा पानी फव्वारे की तरह बाहर आ गया। आधा पानी तो उसने खुद के कपड़ों पर ही छिड़क लिया और फिर उसे इतनी भयंकर खांसी उठी जैसे उसका फेफड़ा अभी बाहर आ गिरेगा। ड्राइविंग सीट पर बैठी बड़ी बहन भी रियर व्यू मिरर में यह सब देख रही थी। उससे अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी और उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। मैंने दूसरी बहन की इस हालत को देखकर ऊपर से बड़ी झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे दीदी, आप ठीक तो हो ना? लेकिन भाई, ट्विस्ट तो देखो। मेरी हमदर्दी के पीछे का जो असली विचार था वो भी सीधे उसके दिमाग में ट्रांसफर हो गया। अच्छा हुआ साले के साथ, और भुगतो। थोड़ी देर पहले मुझे अपनी कमर नहीं छूने दे रही थी ना, अब भुगतो मजे। ये सुनते ही तो दूसरी बहन के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखों से मानो अंगारे बरसने लगे। वह अपनी बत्ती सी भींचते हुए मुझ पर चिल्लाई, ओए, तू अभी मन ही मन मुझे गालियां दे रहा था ना? अब बगल में बैठी बड़ी बहन से और सस्पेंस झेला नहीं गया और वह ठांग करके जोर से हंस पड़ी। भले ही मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको सब कुछ कैसे पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने सामने सिस्टम का पैनल देखा, मेरी बाँछें खिल गईं। भाई साहब, दूसरी बहन का नफरत मीटर रॉकेट की स्पीड से ऊपर भाग रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई, ये दूसरी बहन तो नफरत बटोरने की एटीएम मशीन है। अगर इस वक्त मैंने ये कबूल कर लिया कि हाँ, मैं ही इसे कोस रहा था, तो इसका नफरत का मीटर तो सीधे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। यह सोचते ही मेरे चेहरे पर एक शातिर और कमीनी सी मुस्कान आ गई। मैंने बिना किसी डर के बड़े टशन में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ही तुझे मन ही मन कोस रहा था। बोल, क्या उखाड़ लेगी मेरा? ये सुनते ही दूसरी बहन के हाथों के कड़कने की आवाज आई। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। वह मुझे वहीं पर कूट देने की अपनी तीव्र इच्छा को बड़ी मुश्किल से काबू कर रही थी। उसने खुद को मन ही मन समझाया, नहीं, मुझे शांत रहना है। अगर मैं इस कार्टून से इस वक्त लड़ी तो मैं सीधे इसके जाल में फंस जाऊंगी। इसे नफरत के पॉइंट कमाने दूं? कतई नहीं भाई, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगी। ये सोचते ही दूसरी बहन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने गुस्से को जबरदस्ती घूंट की तरह पीते हुए अपना मुंह झटके से खिड़की की तरफ घुमा लिया। बाहर मुंह किए बैठी रही, जैसे उसने मेरी तरफ ना देखने की कसम खा ली हो। ये देखकर मैंने मन ही मन एक और तीर छोड़ा। ये अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? कहीं ये बुढ़ापे से पहले होने वाली अल्जाइमर या भूलने की बीमारी के लक्षण तो नहीं है? जैसे ही मेरे दिल की यह बात बड़ी बहन मुयुलू के कानों तक पहुंची, उसकी हंसी का फव्वारा वहीं जाम हो गया। उसकी जगह उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा आया कि मानो खून उतर आया हो। अब पासा पलट चुका था। इस बार दूसरी बहन की लॉटरी लग गई थी। अपनी बड़ी बहन को इस तरह मात खाते देख उसका जो मूड खराब हुआ था वो पल भर में ठीक हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं एकदम भौचक्का होकर दूसरी बहन को देखने लगा और अभी सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम का पैनल चमका। भाई साहब, बड़ी बहन का नफरत मीटर भी रॉकेट की स्पीड से ऊपर भाग रहा था। मेरा दिल तो फिर से बाग बाग हो गया। अरे यार, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या जादू टोना चल रहा है, पर बड़ी बहन की नफरत भी बढ़ रही है। कमाल है। वैसे सच कहूं तो बड़ी और दूसरी
दोनों बहनों का दिमागी संतुलन थोड़ा हिला हुआ है। इन सब में मेरी छोटी बहन ही सबसे बेस्ट और नॉर्मल है। ड्राइविंग सीट पर बैठी बड़ी बहन अब मेरे इस दिमागी कमेंट्री को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से में आकर एक्सीलेटर पर ऐसा पैर दबाया कि गाड़ी सीधे कमान से छूटे तीर की तरह हवा से बातें करने लगी। इस अचानक वाले झटके से मेरी तो घिघी बंध गई। मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी थोड़ा धीरे चलाओ, तेरे भाई को डर लग रहा है। पर बड़ी बहन ने मेरी चीख पुकार को ऐसे अनसुना किया जैसे कोई बहरा हो, और ऊपर से उसने गाड़ी को इतनी जोर से एक तीखा मोड़ दिया कि गाड़ी एक तरफ झुक गई। वह गुस्से में दहाड़ी, अपनी ये बकवास जुबान बंद रख। आधे घंटे की इस मौत की सवारी के बाद आखिरकार गाड़ी हमारे आलीशान बंगले में आकर रुकी। गाड़ी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि एक बंदा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा, और वो कोई और नहीं, मैं खुद था। मैं लड़खड़ाते कदमों से सीधे घर के अंदर भागा और अपने कमरे के टॉयलेट में जाकर कमोड को गले लगाकर भू भू करके उल्टियां करने लगा। मेरा पेट पूरी तरह उलट पुलट चुका था और आंखों के आगे धुंध छा गई थी। इसी बीच दूसरी तरफ से हमारे परम पूजनीय पिताजी और माताजी उस नकली भाई मुखीकी को साथ लेकर बड़े आराम से टहलते हुए विला के अंदर आए। उनके पैर रखते ही हमारी काम वाली बाई बत्तीसी दिखाते हुए आगे बढ़ी। मालिक, मालकिन, खाना बिल्कुल तैयार है, आप लोग आ जाइए। पिताजी ने सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। माँ ने बड़े लाड से मुक्कीकी से कहा, कीकी बेटा जरा ऊपर जाकर अपनी बहनों को खाने के लिए बुला लाओ। जी मम्मी, मैं अभी गया और अभी आया, मुखीकी ने एकदम आज्ञाकारी बच्चा बनते हुए कहा और ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तीनों बहनों को बताने के बाद मुखीकी कॉरिडोर के बीच में खड़ा हो गया। उसकी नजरें अनजाने में ही मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ गईं। पिछले दिनों हमारे बीच जो भी खटपट हुई थी उसे याद करके उसके चेहरे पर एक कमीनी और शातिर मुस्कान आ गई। वो बिल्ली के कदमों से दबे पांव मेरे दरवाजे के पास पहुंचा और उसने धीरे से हैंडल घुमाकर दरवाजा बंद किया। तभी कटाक की आवाज आई, साले ने दरवाजे का लॉक ही खराब कर दिया। ये कांड करने के बाद वो बड़ा संतुष्ट होकर नीचे चला गया। इधर काफी देर तक उल्टी करने के बाद मेरे पेट को थोड़ा आराम मिला। मैंने थोड़ा सा मुंह हाथ धोया और भूख के मारे लड़खड़ाते हुए जैसे ही नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, भाई हैंडल तो घूमे ही ना, दरवाजा ऐसे जाम था जैसे फेविकोल से चिपका हो। मैंने दरवाजे को पीटना शुरू किया, ओए बाहर कोई है क्या, मैं अंदर लॉक हो गया हूं। पर मैं चाहे जितना चिल्लाऊं बाहर एकदम सन्नाटा था। मैं गुस्से में आकर दरवाजा लात से तोड़ने ही वाला था कि तभी सिस्टम की घंटी बजी और उसने मुझे बताया कि यह सब उस मुखीकी के दिमाग की उपज है। ये सुनते ही मैंने दांत भींचते हुए उसे गाली दी, साले हरी चाय के कप, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पीठ पीछे वार करेगा। चल बेटा, तुझे खेलना है ना, तो तेरा भाई अब तेरे साथ ऐसा खेलेगा कि तू याद रखेगा। ये सोचकर मैं वापस बेड पर जाकर ठाठ से लेट गया। मुझे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर बड़ी बहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। ये हमारा भाई कहाँ रह गया? उसने मुखीकी को घूरते हुए पूछा। तूने उसे बुलाने नहीं गया था क्या? बड़ी बहन के अचानक इस सवाल से मुखीकी का दिल धक से रह गया। उसकी नजरें चुराने लगीं और वह हकलाते हुए बोला, बुलाया तो था दीदी, पर भैया ने कहा कि उनका आज खाने का मन नहीं है। इधर दूसरी बहन ने जैसे ही यह सुना उसके माथे पर बल पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? घर आते वक्त तो वह रास्ते भर भूख भूख चिल्ला रहा था, कहीं उसकी तबीयत तो ज्यादा खराब नहीं हो गई। ये सुनते ही छोटी बहन तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मैं ऊपर जाकर भैया को देखकर आती हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ी हुई। यह देखकर मुखीकी के हाथ पांव फूल गए। वह उसे रोकने के लिए पीछे भागा और मिन्नतें करने लगा। छोटी बहन, अरे सच में भैया ठीक है, तू फालतू में ऊपर मत जा। इतनी देर से शांत बैठे पिताजी का आखिरकार सब्र टूट गया। उन्होंने टेबल पर पटकते हुए चम्मच उठाई और बोले, छोड़ो उसे, इतना बड़ा सांड हो गया है, उसे क्या होगा, चलो सब चुपचाप खाना खाओ। पर पिताजी और मुखीकी चाहे जितना चिल्लाते रहे, छोटी बहन ने उनकी एक न सुनी। वह सीधे ऊपर भागी और मेरे दरवाजे पर पहुंचकर उसने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा तो जैसे वेल्डिंग किया हुआ था, टस से मस नहीं हुआ। छोटी बहन घबरा गई और जोर से चिल्लाई, भैया आप अंदर हो क्या, आप ठीक तो हो ना? मैंने बेड पर लेटे लेटे ही जवाब दिया, हाँ बहना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस ये दरवाजा पता नहीं कैसे अचानक जाम हो गया है, खोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज सुनकर छोटी बहन की जान में जान आई, पर मुझे अंदर बंद देखकर वह परेशान हो गई। भैया आप रुको, मैं बड़ी दीदी को बुलाकर लाती हूं। वह तुरंत नीचे भागी। डाइनिंग हॉल में आकर छोटी बहन ने सबको बताया कि मेरा दरवाजा लॉक हो चुका है। बड़ी बहन ने मुखीकी को एक तीखी नजर से घूरा और तुरंत कारपेंटर को फोन लगाने लगी। मुखीकी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। वह मारे डर के अपना सिर झुकाए बैठा था और किसी से आंखें मिलाने की उसकी औकात नहीं हो रही थी। आधे घंटे के ड्रामे के बाद आखिरकार खट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। मैं एकदम गुस्से से तमतमाया हुआ बाहर निकला और सीधे उंगली उठाकर मुखीकी से बोला,
आजा मेरे लाडले भाई, आजा, तेरे भाई को तुझसे एकांत में कुछ गुप्त गुफ्तगू करनी है। तभी छोटी बहन दौड़ती हुई आई और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे जोर से गले लगा लिया। अपनी बहन का यह निश्चल प्यार देखकर मेरा आधा गुस्सा तो पल भर में काफूर हो गया। मेरे चेहरे पर एक बड़ा भाई वाला लाड़ आ गया और मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। बगल में खड़ी बड़ी बहन ने अपनी भौहें सिकाड़ते हुए पूछा, यह सब क्या तमाशा है? अच्छा भला दरवाजा अचानक कैसे खराब हो गया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या पता, खाना खाओ अब, दरवाजा ठीक तो हो गया ना। 10 मिनट बाद मैं डाइनिंग टेबल पर बड़े नवाबों की तरह बैठकर खाना खा रहा था, जैसे मुझे थोड़ी देर पहले की घटना से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वैसे भी मेरे साथ ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा था। इस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ज्यादा से ज्यादा नफरत कैसे बटोरी जाए। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी मछली की प्लेट पर पड़ी। भाई साहब, बड़ी बहन को मछली से सख्त नफरत थी। बचपन में उसके गले में मछली का कांटा फंस गया था, तब से उसे इसका फोबिया था। मेरे चेहरे पर एक बेहद कमीनी और दुष्टों वाली मुस्कान आ गई। मैंने चुपके से बड़ी बहन की तरफ देखा और मन ही मन हंसा। अरे भाई, क्या जैकपॉट लगा है? बड़ी बहन, इस बार तो तू मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। आज तो मैं तेरी नफरत का पूरा कोटा यहीं से वसूल करूंगा। ठीक इसी पल जैसे ही बड़ी बहन अपनी चम्मच किसी और डिश की तरफ बढ़ाने वाली थी, उसे जाने क्या महसूस हुआ कि उसकी चम्मच हवा में ही फ्रीज हो गई। वह बड़ी शकबरी नजरों से मुझे देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आवाज उसने अभी अपने दिमाग में सुनी उसका क्या मतलब था। पर भाई, जब तक वे कुछ समझ पाती, मैंने फुर्ती दिखाई। मैंने मछली का एक बड़ा रसीला और मोटा टुकड़ा उठाया और बिना उसकी मर्जी के सीधे उसकी प्लेट में डाल दिया। मेरे चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी और मैंने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा नखरेले अंदाज में खींचते हुए कहा, लो दीदी, खाओ खाओ, मछली खाओ। बड़ी बहन तो जैसे सदमे में चली गई। लेकिन भाई, असली धमाका तो अभी बाकी था, क्योंकि उसी पल मेरे दिल का असली छिपा हुआ विचार सीधे उसके दिमाग में गूंज उठा। लो दीदी, खाओ। बहुत शौक था ना आज गाड़ी को जेट प्लेन बनाने का। तुम्हारी उस बुलेट ट्रेन जैसी ड्राइविंग की वजह से तुम्हारा ये भाई पूरे आधे घंटे तक टॉयलेट में बैठकर उल्टियां करता रहा। और तो और, तुम्हारी ही वजह से मुझे उस चूहे मुकीकी ने कमरे में बंद कर दिया। आज अगर मैंने तुम्हारा ये मछली का डर निकालकर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी पलट देना। बगल में बैठे मुकीकी ने जब यह नजारा देखा तो उसे बहाती गंगा में हाथ धोने का एक और मौका मिल गया। वह तुरंत अपनी उंगलियां नचाते हुए चिल्लाया, भैया, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बड़ी दीदी को मछली से कितनी नफरत है? आप जानबूझकर उन्हें तंग कर रहे हो। उसकी बात सुनते ही मैंने अपनी एक्टिंग का गियर बदला। मैंने जानबूझकर अपना मुंह सड़े हुए कद्दू जैसा बड़ा खोला, फिर जोर से अपने सिर पर हाथ मारकर ऐसी शक्ल बनाई जैसे मुझे अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा सच पता चला हो। मैं नौटंकी करते हुए बोला, अरे बाप रे, हाय दैया, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं तो यह बात बिल्कुल साफ भूल गया था। आई एम सो सॉरी दीदी, आप प्लीज मेरी इस नादानी को दिल पर मत लगाना, मुझे माफ कर दो। पर भाई, इसके बाद जो हुआ उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। बड़ी बहन मेरी इस हरकत पर आगबूला होने के बजाय बड़े आराम से मुस्कुराई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक ऐसी कातिल और बेहद सॉफ्ट मुस्कान आ गई जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बड़े लाड से बोली, अरे मेरा प्यारा भाई, तूने अपनी बड़ी बहन के लिए अपनी प्लेट से उठाकर खाना परोसा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी खुश हूं कि तूने मेरे बारे में सोचा। फिर भला मैं तेरे हाथ की दी हुई मछली से नफरत कैसे कर सकती हूं? इतना कहकर मेरी फटी की फटी रह गई आंखों के सामने। उसने बड़े टशन में अपनी चम्मच उठाई, उस मछली के टुकड़े को उठाया और मजे से अपने मुंह में रख लिया। उसने उसे तसल्ली से चबाया, निगला और फिर मेरी तरफ देखकर एक और चीनी जैसी मीठी मुस्कान उछाली। वाह भाई, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ये देखते ही दूसरी बहन और छोटी बहन से अपनी हंसी रोकी नहीं गई। दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खी खी करके हंसने लगीं। लेकिन भाई, सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी उस नकली भाई मुकीकी को। वह गुस्से के मारे लाल पीला हो रहा था। उसकी आंखें ऐसी तमतमा गई थीं मानो अभी उनमें से चिंगारियां निकलकर पूरी डाइनिंग टेबल को भस्म कर देंगी। वह मन ही मन कुढ़ रहा था, ये क्या बकवास है? बड़ी दीदी को तो मछली के नाम से उल्टी आने लगती थी, आज इस 2 कौड़ी के भाई के हाथ से उन्होंने पूरी मछली हजम कर ली। ये चल क्या रहा है यार? मैं भी अपनी नाकामयाब चाल पर झेंपते हुए बस सिर हिलाकर रह गया। पर मेरे दिमाग के अंदर तो अलग ही सस्पेंस थ्रिलर चल रहा था। अरे भाई, ये बड़ी बहन को आज कौन सा दौरा पड़ा है? जो लड़की मछली का कांटा देखकर कांपने लगती थी, वो आज पूरी की पूरी शार्क डकार गई। अजीब सन की है यार। चलो छोड़ो, जब यहां दाल नहीं गली तो प्लान भी ट्राई करते हैं। इस बार बकरा, आई मीन बकरी, हमारी दूसरी बहन बनेगी। इधर दूसरी बहन, जो अभी अभी बड़ी बहन के मजे ले रही थी और मुंह दबाकर हंस रही थी, उसके दिमाग में अचानक मेरे इस नए विचार का लाउडस्पीकर बज उठा। मुझे अच्छे से याद है,
इस दूसरी बहन को गाजर मूली और इन हरी सब्जियों से सख्त नफरत है। और आज तो किस्मत से टेबल पर गाजर का हलवा और उबली हुई गाजर दोनों मौजूद हैं। रुक बेटा, आज तुझे ही ठीक करता हूं। दोपहर को कार में बड़ी टशन दिखा रही थी ना, मुझे अपनी कमर को हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी, अब भुगत। ये सुनते ही दूसरी बहन के चेहरे की वो खिलखिलाती हुई हंसी वहीं की वहीं जम गई, जैसे किसी ने लाइव वीडियो पॉज कर दिया हो। हंसी की जगह उसके चेहरे पर ऐसा खौफ और टेंशन आया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन रोने लगी। ओ गॉड, ये भाई तो साक्षात यमराज का अवतार निकला। क्या ये आज मुझे मार कर ही दम लेगा? और भाई, जैसा उसने सोचा था, अगले ही सेकंड मेरा हाथ हवा में लहराया और मैंने गाजर का एक बड़ा सा पीस उठाया और टपाक से सीधे उसकी प्लेट के बीचों बीच लैंड करा दिया। मैंने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे कमीनी और शातिर मुस्कान चिपकाई और बड़े प्यार से कहा, लो मेरी प्यारी और दुलारी दूसरी दीदी, जरा हरी लाल सब्जियां खाया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बच्चों की तरह खान पान में नखरे करना अच्छी बात नहीं है, चलो जल्दी खत्म करो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरे डाइनिंग हॉल का तापमान जैसे -डिग्री में चला गया। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई कि मानो सब कुछ जम जाएगा, क्योंकि दूसरी बहन के शरीर से इस वक्त गुस्से और नफरत का ऐसा भयंकर तूफान निकल रहा था कि बाकी लोग अपनी सांसें थाम कर बैठ गए कि उस खूंखार और जानलेवा नफरत को देखकर सबकी घिघी बंध गई। भाई साहब, कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कोई भूत आ गया हो। सब लोग चूहे की तरह दुबक कर बैठ गए। किसी की इतनी औकात नहीं हो रही थी कि एक सांस भी जोर से ले ले। पर उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल में तो शहनाइयां बज रही थीं। मैं मन ही मन उछल पड़ा। अरे भाई, मजा आ गया, आखिरकार मेरी ये दूसरी बलि चढ़ ही गई। ये तो सच में सुलग गई है। अब आएगा ना मजा, अब मेरा नफरत का मीटर सीधे स्पेस में जाएगा। ओए दूसरी बहन, अब देर मत कर, जल्दी से अपनी जुबान खोल और मुझे 4-5 बढ़िया सी गालियां सुना दे, मेरा उद्धार कर दे। मेरे इस निहायत ही डीठ और थप्पड़ खाने वाले विचारों को सुनकर दूसरी बहन का भेजा सच में फ्राई होने लगा। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। लेकिन भाई, ट्विस्ट तो देखो। उसने बस अपनी भौहें सिकाड़ी, एक लंबी सांस ली और बिना एक सेकंड गंवाए अपनी प्लेट से वो गाजर उठाई और सीधे ले जाकर उस नकली भाई मुकीकी की प्लेट में पटक दी। ये कांड करने के बाद दूसरी बहन के चेहरे पर फिर से वही मक्खन जैसी मुस्कान वापस आ गई। वह बड़ी ही मिठास के साथ मुकीकी से बोली, कीकी बेटा, तुझे तो पता ही है ना कि तेरी दूसरी दीदी को इन सब हरी लाल सब्जियों से कितनी एलर्जी है, और तू अभी छोटा है, तेरी बढ़ने की उम्र है, शरीर को विटामिन की जरूरत है। चल, अपनी प्यारी दीदी के बदले तू ही इसे चुपचाप खा ले। मूकी की तो पहले 1 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे उसके तोते उड़ गए हों। पर फिर 2 सेकंड बाद जैसे उसकी बत्ती जली, उसने अपनी बत्ती सी निकाली और नकली चमकती मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू सो मच दीदी, आप सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो, आप बहुत अच्छी हो। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे पापा और मम्मी अपनी इस हमेशा नाक पर गुस्सा रखने वाली और जिद्दी बेटी का ये रूप देखकर फटी आंखों से उसे ताकने लगे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, भाई, ये हमारी ही बेटी है ना, या इसका भी स्क्रू ढीला हो गया है? ये इतनी संस्कारी कब से हो गई? और मेरी हालत, भाई, मैं तो बिल्कुल अंधा बहरा बन चुका था। मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। मैं मन ही मन रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे यार, ये चल क्या रहा है इस घर में? ये बड़ी और दूसरी दोनों बहनें आज सुबह सुबह कौन सा नशा करके बैठी हैं? इनका बिहेवियर इतना अजीब क्यों है? मैं जानबूझकर इनके घावों पर नमक छिड़क रहा हूं, इन्हें उकसा रहा हूं, पर साला ये मुझे एक पॉइंट की नफरत देने को तैयार नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। मेरे इस रोते बिलकते और पूरी तरह से चूना लगे हुए चेहरे को देखकर और मेरे दिमाग की इस दुख भरी दास्तान को सुनकर बड़ी बहन और दूसरी बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं और भाई, दोनों की हंसी छूट गई। उन्हें अब इस खेल में असली मजा आने लगा था। उन्हें लग रहा था कि मेरे दिमाग के साथ इस तरह खेलना दुनिया का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट है। खैर, नफरत बटोरने के चक्कर में मुझे खुद एक प्लेट नफरत और डिप्रेशन छकना पड़ गया। मेरा मूड ऐसा खराब हुआ कि मैंने 2 निवाले भी नहीं तोड़े और सीधे अपने कमरे में भाग आया। अब भाई, मैं ठहरा कॉलेज के 2nd ईयर का एक अदना सा स्टूडेंट। सुबह उठकर कॉलेज भी जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और चादर तानकर जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैं टाइम से उठा, थोड़ा मुंह हाथ धोया, मंजन किया और नीचे आ गया। वैसे तो मैं आमतौर पर कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था, और वो इसलिए क्योंकि जब तक ये मुक्की की इस घर में वापस नहीं आया था तब तक तो मैं राजा बाबू की तरह यहीं रहता था और गाड़ी से कॉलेज जाता था। पर जब से इस नकली राजकुमार की एंट्री हुई है, पूरा का पूरा सीन ही बदल गया है।
ये साला सुबह सुबह सबसे पहले उठकर तैयार हो जाता है और ड्राइवर को सख्त हिदायत दे देता है कि बड़ी गाड़ी सिर्फ उसी को कॉलेज छोड़ेगी और मेरे लिए गाड़ी ले जाना सख्त मना है। इस वजह से मुझे रोज सुबह आम जनता की तरह धक्के खाते हुए खचाखच भरी बस में लटक कर कॉलेज जाना पड़ता है। सुबह सुबह ही बस में धक्के खाते खाते आखिरकार मेरी हाई स्पीड यात्रा पूरी हुई और मैं जैसे ही क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठा तभी दिमाग में उस मनहूस सिस्टम की घंटी फिर बज उठी। होस्ट, ध्यान दीजिए, कहानी की स्क्रिप्ट में जाने कैसे एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। सारी डिटेल्स आपके सिस्टम पैनल पर अपडेट कर दी गई हैं, कृपया तुरंत चेक करें। मैंने चिढ़कर अपने दिमाग में सिस्टम का पैनल खोला और भाई साहब, जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ओ भाई, ये क्या नया रायता फैल गया? हमारी दूसरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है, जबकि असली स्क्रिप्ट में तो वह पूरी कहानी में सिंगल मरती है। और तो और उसका ये जो मजनू है वो एक नंबर का हैवान, लड़कियों के दिलों से खेलने वाला हैवान है। चलो जो भी हो, मुझे क्या, वैसे भी मैं तो उसे कुछ बताने से रहा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये सोचकर मैंने अपना ध्यान क्लास पर लगाया। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में मू ग्रुप के आलीशान ऑफिस में बैठी बड़ी बहन के फोन पर एक मैसेज टोन बजी। उसने अपने काम से नजरें हटाईं और फोन चेक किया। मैसेज पापा का था। यूरो, आज शाम को लियो, परिवार हमारे घर शादी का रिश्ता पक्का करने आ रहा है। तुम शाम को टाइम से घर पहुंचकर मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। ये छोटा सा मैसेज पढ़ते ही बड़ी बहन को ऐसा लगा जैसे दिन दहाड़े उस पर बिजली गिर गई हो। वह अपनी सीट पर बुत बनकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या रिएक्ट करे। क्या कल रात को इस कार्टून भाई ने जो कुछ भी बड़बड़ाया था वो सब सच था? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? लियू परिवार वाले उस छछूंदर मुखी को दामाद क्यों बनाना चाहेंगे? जरूर दाल में कुछ काला है। ये सोचते ही बड़ी बहन ने वो मैसेज तुरंत दूसरी बहन को फॉरवर्ड कर दिया। दोनों बहनों के बीच तुरंत सांठ-गांठ हो गई कि आज शाम को इस ड्रामे का लाइव रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। इधर दोपहर के 4 बजे जियानचिंग यूनिवर्सिटी में छुट्टी की घंटी बजी। मैंने फुर्ती से अपनी किताबें बैग में ठूंसी और क्लास से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर एक साया आकर खड़ा हो गया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो भाई साहब, सामने एक कयामत ढाने वाली बेहद नखरेली लड़की खड़ी थी। इसका नाम था लियू रुयान, जियानचिंग के रईस लियू परिवार की इकलौती लाडली। और हाँ, इसकी एक और बड़ी पहचान थी। ये हमारे इस नकली भाई मू की सबसे बड़ी दीवानी थी। पुराने दिनों में जब भी मू की मेरे हाथों बेइज्जत होता था या मुंह की खाता था तो यह लियू रुयान बिना सोचे समझे झांसी की रानी बनकर मुझसे पंगे लेने और अपने मजनू का बदला लेने आ धमकती थी। साफ था कि इस बार भी मुकी ने इसके कान भरे थे। वह खुद को इंसाफ की देवी समझकर मुझे रंगे हाथों दबोचने क्लास के दरवाजे पर आ पहुंची थी। इस वक्त लियू रोयान गुस्से से लाल पीली होकर मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, ओए मुगॉड, जरा तमीज से इधर आ। बगल में मुकी अपने को चम्मचों के साथ बड़े नवाबों की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका एक चमचा मक्खन लगाते हुए बोला, वाह की भाई, देखो, लियू खानदान की बड़ी बेटी खुद आपके लिए इस भिखारी को सबक सिखाने आई है। चमचे की इस बटरिंग पर मुखी ने बस एक शातिर और कमीनी सी मुस्कान दी, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। मैंने सामने खड़ी इस आफत की पुड़िया लियू रोयान को देखा और मन ही मन हंसा। यार, ये लियू रोयान एक नंबर की पैदाइशी बेवकूफ है क्या? इसे अच्छे से पता है कि मुक्की इससे रत्ती भर भी प्यार नहीं करता, फिर भी साली इसके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार रहती है। सच में लाइलाज बीमारी है इस लड़की को। अंधा प्यार इसी को कहते हैं भाई। पर जैसे ही मेरे दिमाग में यह थॉट आया, जाने कौन सी अदृश्य शक्ति वहां एक्टिव हुई कि मेरा यह पूरा का पूरा विचार एक एक शब्द के साथ सीधे लियू रोयान के भेजे में ट्रांसफर हो गया। लियू रोयान पहले तो बिल्कुल सन्न रह गई, जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। पर अगले ही पल जब उसे बात समझ आई तो उसका वो गोरा चिट्टा चेहरा गुस्से के मारे उबले हुए टमाटर जैसा लाल हो गया। वह आपा खोकर मुझ पर चीखी, मुगॉड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बकवास करने की? तेरी इस जुबान को मैं अभी खींच लूंगी, समझा? लियू रोयान की इस अचानक आई भयंकर डांट को सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए भाई। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। चेहरे पर 12 बज चुके थे। कुछ सेकंड के ब्लैंक सन्नाटे के बाद मैं हकलाते हुए बोला, अरे अरे लियू साहिबा, मैंने तो अपनी जुबान तक नहीं हिलाई यार। आप तो सरेआम एक शरीफ और भले मानस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। लियू रोयान को लगा कि मैं उसे सरेआम बेवकूफ बना रहा हूं। उसकी खूबसूरत आंखों में अब सचमुच की नफरत की आग धधकने लगी। मुगॉड, तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं? मेरे सामने खड़े होकर इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है? अब भाई मेरी खुद की मति मारी गई थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया,
लो भाई, इस लियू रोयान का मानसिक संतुलन सच में हिल चुका है। मैंने अभी तक अपना मुंह खोला भी नहीं और ये कह रही है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। लगता है इसका इलाज रांची में ही कराना पड़ेगा। इधर लियू रोयान, जो बाज की तरह मेरे होठों को घूर रही थी, अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके कानों में फिर से वही मेरी आवाज गूंजी थी, पर मेरे होंठ तो फेविकोल की तरह चिपके हुए थे। उसके दिमाग की बत्ती चमकी और उसे एक गहरा झटका लगा। ओ माय गॉड! इसका मतलब ये जो मैं सुन रही हूं, ये इसकी आवाज नहीं, ये इसके दिल की बात है। अभी वह इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि तभी मेरा एक और विचार लाउडस्पीकर की तरह सीधे उसके दिमाग में गूंज उठा। वैसे देखा जाए तो लियू रोयान लड़की तो बड़ी कड़क और नेक दिल है यार, पर अफसोस कि इसकी मति मारी गई है, जो इस दो कौड़ी के मुखीकी के चक्कर में पड़ी है। असली स्क्रिप्ट में तो ये इस छूंदर के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि अपना पूरा लियू खानदान लुटा देती है इसकी मदद करने में, और अंत में इसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और ये खुद बर्बाद हो जाती है। हाय, कितनी तरस खाने वाली बात है यार। लियू रोयान ने जब अपना और अपने परिवार का यह भयानक अंत सुना तो उसका पारा 7वें आसमान को पार कर गया। खासकर यह सुनकर कि मैं उसके हंसते खेलते परिवार को इस तरह बर्बाद होने का श्राप दे रहा हूं, उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पूरी क्लास के सामने दहाड़ उठी, अपनी बकवास बंद कर। भाई साहब, उसकी इस अचानक आई दहाड़ से मेरी तो पैंट गीली होते होते बची। मैंने तुरंत अपने हाथ जोड़े और मिन्नतें करते हुए बोला, अरे लियू साहिबा, भगवान कसम मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप प्लीज अपना ये चंडी रूप शांत करो। यहाँ बाकी बच्चों की पढ़ाई का कबाड़ा हो रहा है। जो भी बात है बाहर चलकर शांति से निपटा लेते हैं, क्या कहती हो? मैं बड़ी ही भीगी बिल्ली बनकर उसकी शक्ल देख रहा था कि कहीं ये मैडम यहीं पर चप्पल निकालकर मेरी कुटाई ना शुरू कर दें। उधर लियू रोयान ने भी देखा कि पूरी क्लास और कॉरिडोर के बच्चे तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसका दिमाग भी थोड़ा घबराया। उसने आव देखा न ताव सीधे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगी। अचानक हुए इस हाथ पकड़ाई वाले हमले से मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं खींचा चला जा रहा था और चिल्ला रहा था, अरे अरे मैडम, हाथ तो छोड़ो, दुनिया क्या सोचेगी? लड़का लड़की का सरेआम ऐसे हाथ पकड़ना हमारे संस्कारों के खिलाफ है भाई। पर लियू रोयान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने मेरे हाथ को ऐसे जकड़ रखा था जैसे पुलिस मुलजिम को पकड़ती है, और बिना पीछे मुड़े मुझे खींचती रही। पीछे क्लास के दरवाजे पर हमारा वो नकली भाई मुक्की की और उसका खास चमचा जिसका नाम जियासई था, दोनों बुत बने खड़े रह गए। जियासई की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने थूक निगलते हुए मुक्की के कान में फुसफुसाया, की भाई, ये क्या स्कैम हो गया? लियू रोयान आपके बजाय उस भिखारी मुगौड़ का हाथ पकड़कर क्यों भाग गई? ये सुनते ही मुक्की का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया। उसकी आंखों से मानो खून उतर आया था और वह दूर जाते हुए हम दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी नजरों से ही मेरा मर्डर कर देगा। उसका सीना गुस्से के मारे धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपने चमचे को भाव तक नहीं दिया, एक जोरदार हुंकार भरी और पैर पटकता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। बेचारा चमचा वहीं खड़ा मुंह देखता रह गया। इधर लियू रोयान को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वह मुझे कॉलेज की भीड़भाड़ के बीच से ऐसे खींच कर ले गई जैसे कोई गाय को खूंटे से बांधने ले जाता है। आखिरकार वह मुझे एक सूनी और शांत जगह पर ले आई और तब जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा। हाथ छूटते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जेल से रिहा हुआ हूं। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और कलाई को सहलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, साली डाकू, मंगल सिंह की रिश्तेदार लगती है। कितना खतरनाक हाथ मरोड़ा है यार, कलाई ही तोड़ दी मेरी तो। पर तभी मैंने देखा कि लियू रोयान पलकें झपकाए बिना बाज की तरह मुझे घूरे जा रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो एक्सरे मशीन से मेरे अंदर का सब कुछ स्कैन कर लेंगी। मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई, ये मैडम मुझे इस तरह मजनू वाली नजरों से क्यों ताक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्की को छोड़ इसका दिल मुझ पर आ गया है? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलना भाई, मुझे इस बला से दूर ही रखो। लियू रोयान ने देखा कि मेरा मुंह पूरी तरह बंद है, एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा, लेकिन उसके दिमाग में मेरी आवाज साफ गूंज रही है। अब उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। वह अंदर ही अंदर इतनी एक्साइटेड और हैरान थी कि उसका ठिकाना नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उसे मेरे दिल की बात सुनने की एक सुपर पावर मिल चुकी है। वह मन ही मन सोच रही थी, वाह भाई, ये तो बड़ा तगड़ा सस्पेंस हाथ लगा है। लेकिन भाई, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब लेकिन जैसे ही उसे मेरी वो खौफनाक भविष्यवाणी याद आई कि लियू परिवार उसकी वजह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा, लियू रोयान का पूरा मूड पल भर में गंभीर हो गया। भले ही उसे मेरी इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, पर भाई, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि इस चेतावनी को हल्के में ले ले। तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इस अनोखी सुपर पावर का इस्तेमाल करके मुझसे और भी खुफिया जानकारियां उगलवाई जाएं। उसने सबसे पहले अपना निशाना उस नकली भाई मुक्की को बनाया। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए बड़े प्यार से पूछा, मुगॉड, वैसे एक बात बताओ,
तुम्हारी नजर में ये मूखी की आखिर कैसा इंसान है? उसका यह सवाल सुनते ही मेरा तो जैसे पूरा शरीर ही कांप गया। भाई, मैं सच में हैरान था कि ये अचानक मूखी का इंटरव्यू क्यों लेने लगी। पर मैंने तुरंत अपनी एक्टिंग का चोला ओढ़ा, चेहरे पर एक बत्तीसी वाली मुस्कान चिपकाई और चहकते हुए बोला, अरे वाह लियू साहिबा, आपने तो सीधे मुद्दे की बात पूछ ली। अगर हमारे कीकी भाई की बात करें ना, तो वो तो हीरा है हीरा। इतने टैलेंटेड हैं, इतने हैंडसम हैं, और वो हमारे मुख खानदान के असली और इकलौते वारिस हैं। मेरी मानो तो आप दोनों की जोड़ी तो एकदम रब ने बना दी जोड़ी है भाई, एकदम परफेक्ट। अब मुंह से तो मैं मूखीकी के लिए तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन उसी पल लियू रोयान के भेजे में मेरे दिल का असली सच डीजे के लाउडस्पीकर की तरह बज उठा। कैसा इंसान है वो, साला एक नंबर का मतलबी और धोखेबाज है। इस लियू रोयान को इतनी अक्ल नहीं है कि मूखीकी को पहले से पता है कि ये उस पर मरती है, पर वो साला ना तो इसे साफ साफ मना करता है और ना ही अपनाता है, बस इसका इस्तेमाल करता है। यहां तक कि उसने खुद इस लड़की को भड़काकर मुझे पिटवाने भेजा और ये अंधी उसके चक्कर में चली आई। खैर, वैसे देखा जाए तो तुम दोनों एक नंबर के कार्टून हो, तुम्हारी जोड़ी सच में मेड फॉर ईच अदर है। हा हा हा। ये सुनते ही लियू रोयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल सन्न होकर मुझे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे दिमाग में उसके और उसके क्रश के बारे में इतने घटिया विचार चल रहे हैं। गुस्सा उसके सीधे सिर पर चढ़ गया और उसने आव देखा न ताव अपनी टांग हवा में लहराई और भाई साहब मुझे ऐसी जोरदार किक रसीद की कि मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, आह मम्मी, और मैं सीधे किसी उड़ती हुई चिड़िया की तरह हवा में तैरता हुआ दूर जाकर जमीन पर दे मार हुआ। मैं जमीन पर पड़ा पड़ा अपना पेट पकड़कर कराह रहा था। मेरा चेहरा दर्द के मारे सफेद पड़ चुका था और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। मैंने रोते हुए चिल्लाकर कहा, अरे लियू साहिबा, ये क्या बदतमीजी है यार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे फुटबॉल की तरह उड़ा दिया? पर लियू रोयान के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसके होठों पर एक बड़ी ही कमीनी और विजयी मुस्कान आ गई। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए बड़े टशन में बोली, मेरा जब मन करता है मैं तब मारती हूं। बस मेरा मूड हुआ तुझे कूटने का तो मैंने कूट दिया, बोल क्या कर लेगा? उसकी यह गुंडागर्दी देखकर मेरी तो अंदर ही अंदर रूह कांप गई। मैं मन ही मन रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। ये लड़की तो साक्षात लेडी डॉन निकली यार, कितनी बेरहमी से लात मारी है। अगर मैं इसके साथ 2 मिनट और रुका ना तो ये मुझे यहीं पर दफना देगी। नहीं भाई, यहां से पतली गली पकड़कर निकलना ही समझदारी है। लेकिन साला लोचा ये है कि इस लड़की को ताइक्वांडो आता है, मैं इससे तेज भाग पाऊंगा क्या? कहीं भागने के चक्कर में ये मेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दे। लियू रोयान ने जब मेरे दिल की यह खौफनाक दास्तान सुनी तो उसने बड़ी ही कातिल नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बिल्ली चूहे को देखकर मुस्कुराती है। और ठीक इसी मोड़ पर उसके शातिर दिमाग में मुझे हमेशा के लिए अपने चंगुल में फंसाने का एक नया और तगड़ा प्लान आ गया। लियू रोयान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई और उसने अपनी दोनों बाहें सीने पर बांधते हुए कहा, मुंह गॉड, ये लेडी डॉन तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक सुनहरा मौका दे रही है। बस आज शाम को शरीफ बच्चा बनकर मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे साथ डिनर कर। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं वादा करती हूं कि आज के बाद कभी तेरे पीछे नहीं पड़ूंगी। बोल, सौदा बुरा तो नहीं है ना? उसने आधा हंसते आधा चिढ़ाते वाली शक्ल बनाकर मेरी तरफ देखा और मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। पर भाई, उसका यह ऑफर सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। मैं मन ही मन गहरी सोच में डूब गया और घबरा कर सोचने लगा, अरे भाई, ये तो सीधे सीधे मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा है। अगर मैं इसके साथ इसके घर गया तो ये तो वही बात हो गई कि बकरा खुद कसाई के घर दावत खाने जा रहा है। एक बार वहां गया तो ये साली ताइक्वांडो की चैंपियन मुझे जिंदा वापस नहीं आने देगी। और सबसे बड़ा लोचा तो ये है कि आज शाम को ही लियू परिवार हमारे घर शादी का रिश्ता लेकर आने वाला है, जो कि इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरा वहां रहना बेहद जरूरी है। कुछ भी हो जाए, मैं इसके घर तो कतई नहीं जाने वाला। डर के मारे मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। इधर लियू रोयान ने जब मेरे दिल की ये पूरी राम कहानी सुनी तो उसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और तुरंत एक नया पैंतरा मार दिया। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो आज शाम को हमारे और मुंह परिवार के बीच कोई शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तब तो मुझे खुद मुंह खानदान के बंगले पर जाकर इस पूरे रायते की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये सोचते ही लियू रोयान ने बड़े टशन में हाथ हवा में लहराया और सीधे शब्दों में कहा, चल छोड़, तेरी इस भीगी बिल्ली जैसी शक्ल को देखकर ही लग रहा है कि तेरी मेरे घर आने की औकात नहीं है। चल, आज तेरी बड़ी दीदी खुद तुझ पर रहम खाती है। आज शाम को मैं खुद तेरे घर मेहमान बनकर आ रही हूं, डील पक्की। इतना कहकर वह फिल्मी स्टाइल में पलटी और मटकती हुई वहां से रफू चक्कर हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठा फटी आंखों से उसे जाता देखता रह गया। मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया।
हे भगवान, ये मैंने कौन से जन्म के पाप किए थे जो ये आफत मेरे गले पड़ गई। वक्त पंख लगाकर उड़ा और देखते ही देखते दोपहर के लंच का टाइम हो गया। मैं अभी भी सुबह वाले सदमे से उबर नहीं पाया था और कॉलेज की कैंटीन में मुंह फुलाकर बैठा बड़े गुस्से में जायकेदार पिग ट्रोटर राइस ठूंस रहा था। तभी अचानक कैंटीन का माहौल बदला और हमारा वही नकली राजकुमार मूकी की अपने 3-4 चम्मचों के साथ ही हा हा करता हुआ बड़े टशन में कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ। और आते ही उसकी गिद्ध जैसी नजरें मुझ पर पड़ी जो अपनी धुन में मग्न होकर खाने पर टोटा पड़ा हुआ था। मुझे इस तरह कंगाली में आटा गिला करते देख मूकीकी के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने साइड में खड़े चमचों को आंख मारी और वो पूरी पलटन सीधे मेरी टेबल की तरफ मार्च करने लगी। मैं तो भाई अपनी सुअर के खुर वाले चावल के स्वाद में मोक्ष पा रहा था। मुझे भनक तक नहीं लगी कि यमराज के दूत पास आ चुके हैं। तभी मूकीकी और उसके चमचे बिना पूछे मेरी टेबल पर आकर ऐसे जम गए जैसे उनके बाप का ढाबा हो। मैंने चिढ़कर अपना मुंह ऊपर उठाया और बड़ी बेरुखी से कहा, ओए चमगादड़ों, पूरी कैंटीन खाली पड़ी है। तुम्हें मेरी ही थाली में अपनी टांग अड़ानी थी क्या? क्यों मेरे सामने आकर बैठ गए? इससे पहले कि हमारा नकली राजकुमार मूकीकी अपनी जुबान खोलता, उसका वही नंबर 1 चमचा जैसा ही मेंढक की तरफ फुदक कर बीच में बोला, ओए भिखारी, हमारे कीकी भाई की जहां मर्जी होगी वहां बैठेंगे, तू अपनी औकात में रह, समझा? इतना बोलकर उसने मुझे ऐसी लुक दी जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। पर मूकीकी ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जियासई के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, हा हा हा, जियासई, हमारे बड़े भाई के साथ इतनी बदतमीजी से बात मत करो यार, बेचारे डर जाएंगे। आखिर वो नाम के लिए ही सही हमारे भाई तो है ना, हमें थोड़ा भाईचारा दिखाना चाहिए। ये सुनते ही जियासई ने तुरंत अपनी पूंछ हिलाई। हाँ हाँ कीकी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ही थोड़ा जज्बाती हो गया था। आपकी डांट मेरे सिर माथे पर। मैंने एक जोरदार नजर उन पर डाली और हाथ से मक्खियां उड़ाने वाले स्टाइल में कहा, अरे चल चल, अपने ये घड़ियाली आंसू और ये नकली नाटक किसी और को दिखाना, समझा? जितनी दूर जा सकते हो यहां से रफू चक्कर हो जाओ, मेरा मूड मत खराब करो। ये सुनते ही मूकीकी के चेहरे का वो नकली पेंट पल भर में उतर गया और उसका मुंह ऐसा काला पड़ा जैसे उस पर कोयला मल दिया हो। उसने अपने दांत भींचते हुए बड़े ही नीच अंदाज में ताना मारा, ओए मुगॉड, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो इज्जत से हमारे मुंह खानदान के बंगले से अपना बोरिया बिस्तर समेट और लात खाने से पहले निकल ले। एक लावारिस कुत्ते की तरह हमारे टुकड़ों पर कब तक पलेगा? तुझे खुद से घिन नहीं आती? ये सुनते ही भाई मेरा भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तपाक से अपने हाथ की चम्मच टेबल पर पटकी और दहाड़ा, साले अपनी ये गंदी नाली जैसी जुबान बंद रख, वरना यहीं गाड़ दूंगा। मूकीकी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अच्छा, इस कंगाल की इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाएगा? उसने हवा में हाथ उठाया और अपने चमचों को इशारा किया, उठाओ साले को, आज इसे कॉलेज के पीछे ले जाकर इसका सारा भूत उतारते हैं। वो चमचे मेरी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक हवा में एक बेहद सुरीली कोयल जैसी आवाज गूंजी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के बगल में बैठ सकती हूं? सब ने चौंक कर पीछे देखा तो भाई साहब, एक ऐसी अप्सरा मटकती हुई आ रही थी कि उसे देखकर कैंटीन के आधे लड़कों का खाना गले में अटक गया। कयामत जैसी बॉडी, चांद सा टुकड़ा चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की मेनका सीधे कॉलेज की कैंटीन का चक्कर काटने आई हो। और ये कोई और नहीं, हमारे इस शहर के रईस शेन परिवार की इकलौती लाडली शेन मेंगक्सी थी। मूकीकी ने जैसे ही शेन मेंगक्सी को देखा, उसका वो विलेन वाला चेहरा पल भर में सोनू मोनू जैसा बन गया। उसने 180 डिग्री का टर्न लिया और बत्तीसी दिखाते हुए गुलामी वाले अंदाज में बोला, अरे शेन साहिबा, आप यहाँ आइए आइए, प्लीज मेरी बगल वाली सीट खाली है, यहीं आकर बैठिए ना। दरअसल इस छछूंदर मूकीकी को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आज शाम को शेन परिवार शादी का रिश्ता पक्का करने हमारे घर आ रहा है और पापा ने वादा किया था कि इस अप्सरा की शादी मूकीकी से ही होगी। इसलिए शेन मेंगक्सी को सामने देखकर मूकीकी के दिल में तो जैसे मंजीरे बज रहे थे। शेन मेंगक्सी ने पहले तो मूकीकी को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कोई कबाड़ वाले को देखता है, फिर उसने अपनी कातिल नजरें मुझ पर घुमाई, जो इस पूरे ड्रामे से बेखबर भूखे भेदिए की तरह अभी भी सुअर के खुर वाले चावल ठूंसने में लगा हुआ था। उसके गुलाबी होंठों पर एक बड़ी ही रहस्यमयी और प्यारी सी मुस्कान आई और वह मूकीकी को ठेंगा दिखाते हुए बोली, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुंह बड़े सरकार, पर आपकी तरफ तो चमचों की वजह से तिल रखने की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इस सीधे साधे मुगौड़ भाई के बगल में बैठना ही मेरे लिए ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल रहेगा। और उसने जैसे ही यह कहा, पूरी कैंटीन में सन्नाटा पसर गया। मूकीकी का चेहरा तो ऐसा उतर गया जैसे किसी ने उसकी लॉटरी का टिकट फाड़ दिया हो। इधर शेन मेंगक्सी ने बड़े टशन में अपनी सैंडल खटखटाई और बिना मूकीकी को घास डाले सीधे आकर मेरी बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैं तो भाई अपने सुअर के खुर वाले चावल की आखिरी बोटी चबाने में व्यस्त था, पर जैसे ही उसकी मखमली खुशबू मेरे नथुनों से टकराई, मैंने चौंक कर सिर उठाया।
मैंने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा। अरे भाई, अब ये नया बखेड़ा क्या है? ये शेन मैकसी तो इस कहानी की एक और बड़ी हीरोइन है, और स्क्रिप्ट के हिसाब से तो ये इस नकली भाई मुकीकी की मंगेतर बनने वाली है। पर ये साली मुकीकी को छोड़कर मेरे बगल में आकर क्यों चिपक गई? भाई, कहीं इसके दिमाग में भी कोई केमिकल लोचा तो नहीं हो गया? मुझे बचाओ यार, मुझे इन अमीर घर की सन की लड़कियों से दूर रहना है। लेकिन भाई, ट्विस्ट तो देखो। जैसे ही मेरे दिमाग में यह थॉट आया, शेन मैकसी के सुंदर चेहरे पर एक बेहद कातिल और शरारती मुस्कान दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि भाई, मेरे दिल का ये पूरा का पूरा रोना धोना सीधे उसके दिमाग में ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो चुका था। वह मन ही मन बुदबुदाई, ओहो, तो इस सीधे साधे दिखने वाले मुगौड़ के पास भी कोई गहरा राज है, और इसे पहले से पता है कि मैं आज रात इसके घर रिश्ता लेकर आने वाली हूं। बड़ा दिलचस्प नमूना है ये तो। इधर मुकीकी से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह टेबल पर दोनों हाथ पटक कर खड़ा हो गया और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना मीठा बनाते हुए बोला, अरे मेंगक्सी जी, आप इस लावारिस के बगल में बैठकर अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रही हैं? चलिए मेरी टेबल पर चलिए, वहां आपके लिए एकदम वीआईपी सीट बुक है। शेन मैकसी ने बड़े टशन में अपनी जुल्फें पीछे झटकी, मेरी तरफ देखा और फिर मुकीकी को एक ऐसी लुक दी जैसे कह रही हो, अपनी औकात में रह छोटे। वह मुस्कुराकर बोली, मुंह बड़े सरकार, मुझे वीआईपी सीटों का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बस हमारे इस सीधे साधे मुगौड़ भाई की सादगी पसंद आ गई है। क्यों भाई, मैं यहां बैठ सकती हूं ना? उसने जैसे ही मुझसे पूछा, मैंने झेंपते हुए अपनी बत्तीसी दिखाई और बोला, अरे हाँ हाँ मैडम, बैठो बैठो। कुर्सी आपके बाप की, आई मीन कॉलेज की ही तो है। पर भाई, मेरे अंदर का खौफ तो अभी और बढ़ने वाला था, क्योंकि शाम को घर पर लियो रोयान भी धावा बोलने वाली थी, और अब ये शेन मैकसी भी मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मुझे साफ दिख रहा था कि आज शाम को हमारे मुंह खानदान के बंगले पर महाभारत का पार्ट 2 लाइव होने वाला है। शेन मैकसी की यह 2 टूक बात सुनकर मुकीकी के दिल में मिर्ची तो बहुत लगी, पर जब उसने चारों तरफ देखा कि उसकी टेबल पर उसके चमचे ज्यासई और बाकी लौंडे ठुसे हुए हैं, तो उसने अपने दिल को तसल्ली दी। चलो कोई बात नहीं, शायद इन गवारों की वजह से ही मेंगक्सी मेरी टेबल पर नहीं आई और उस भिखारी के बगल में बैठ गई। उसने अपने सुलगते हुए दिल पर पत्थर रखा और बड़े ही शरीफ बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेंगक्सी जी, आप अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां बैठ सकती हैं। शेन मैकसी के चेहरे पर वही महकती हुई कातिल मुस्कान बनी रही। उसने बड़े ही सलीके से मुकीकी से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंह बड़े सरकार। भाई साहब, उसकी इस छोटी सी थैंक यू ने मुकीकी के दिल पर ऐसा जादू किया कि वो अपनी बेइज्जती भूलकर फिर से हवा में उड़ने लगा। उसके दिल के मंजीरे दोबारा बज उठे। वह दांत चाटते हुए और ज्यादा बटरिंग करने लगा। अरे अरे मैकसी जी, मैंने सुना है कि आज शाम को आपका पूरा शेन परिवार हमारे गरीब खाने पर पधार रहा है। ये तो हमारे मुंह खानदान के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है यार। सच में हमारा बंगला तो धन्य हो जाएगा। मुकीकी की इस चापलूसी पर शेन मैकसी एकदम कूल रही। उसने बस हल्की सी स्माइल दी और धीरे से बोली, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है मुंह बड़े सरकार। मुझे लगता है कि आज शाम को जिस मुद्दे पर बात होने वाली है उसका अंदाजा तो आपको पहले से होगा ही। यह सुनते ही मुकीकी की बाँछें खिल गईं। वह अपनी बत्तीसी चमकाते हुए आंखों में उत्सुकता भरकर बोला, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। वैसे इस रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है मेंगक्सी जी? शेन मैकसी ने थोड़ा सा अपना सिर झुकाया और बड़ी ही सुरीली आवाज में कहा, मुंह बड़े सरकार, इतनी जल्दी क्या है? जो भी जवाब होगा वो आज शाम को आपके बंगले पर ही मिल जाएगा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी भाई, जैसे कानों में शहद घुल गया हो। मुकीकी ने खुश होकर सिर हिलाया, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, शाम को ही बात करेंगे। इधर मैं इन दोनों की लव स्टोरी से दूर अपने मुंह में ठूंस ठूंस कर चावल भरे जा रहा था। मेरे दोनों गाल ऐसे फूले हुए थे जैसे कोई भूखा गिलहरी सर्दियों के लिए दाना छुपा रहा हो। लेकिन भाई, ऊपर से शांत दिखने वाले तेरे इस भाई के दिमाग के अंदर तो गाली गलौज का तूफान चल रहा था। हाँ हाँ, साला मुकीकी देखो कैसे पूंछ हिला रहा है। शेन मैकसी से शादी करने के सपने देख रहा है छछूंदर। सोच रहा है कि अप्सरा इसके गले का हार बनेगी, पर इसे क्या पता कि स्क्रिप्ट के हिसाब से शेन मैकसी इसकी ऑफिशियल जोड़ीदार है ही नहीं। अगर इस चमच्चे की शादी सच में शेन मैकसी से हो गई तो साला कहानी का कबाड़ा हो जाएगा और तुम्हारा ये भाई अपनी असली दुनिया में लौटने के बजाय यहीं बुढ़ा होकर मर जाएगा। बेटा मुकीकी, तू बस आज शाम का इंतजार कर। तेरा ये भाई आज शाम को ऐसी तगड़ी नौटंकी करेगा और ऐसा रायता फैलाएगा कि तू देखता रह जाएगा। पर किस्मत का खेल तो देखो, मेरे दिमाग की ये पूरी की पूरी प्लानिंग बिना किसी नेटवर्क एरर के सीधे ब्लूटूथ की तरह शेन मैकसी के भेजे में ट्रांसफर हो गई। दरअसल आज सुबह से ही शेन मैकसी को एक ऐसी सुपर पावर मिल चुकी थी जिससे वो मेरे दिल की बात एकदम साफ साफ सुन सकती थी। और जब उसने मेरे दिल की ये खौफनाक प्लानिंग सुनी तो उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वह अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये लड़का आखिर कहना क्या चाहता है?
स्क्रिप्ट क्या होती है, और मैं इसकी मंगेतर नहीं हूं तो किसकी हूं? काफी देर तक अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने के बाद आखिरकार शेन मेंकसी से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और मुझसे, जो अपनी प्लेट का लगभग सफाया कर चुका था, बड़े ही संजीदा अंदाज में पूछा, मुगॉड, वैसे इस शादी के रिश्ते को लेकर तुम्हारा खुद का क्या सोचना है? तुम क्या मानते हो? मैं जो अभी तक भेदिए की तरह खाने पर टूटा हुआ था, उसका यह सवाल सुनकर अचानक चौंक गया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी नजरें सीधे शेन मेकक्सी की कातिल आंखों से जा टकराईं। 2 सेकंड के इस आई कांटेक्ट के बाद, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो, मैंने झटके से अपना सिर नीचे किया और बचे खुचे चावलों को ऐसे मुंह में ठूंसने लगा जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। जब थाली का आखिरी दाना भी मेरे पेट के अंदर समा गया, तब जाकर मैंने तसल्ली से एक बहुत ही जोरदार और सुरीली डकार मारी, बुर्रा। फिर मैं बड़े नवाबों की तरह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरा और अपने चेहरे पर वही आधी कमीनी आधी मजे लेने वाली मुस्कान लाकर बड़े ही ठंडे अंदाज में बोला, मेरी तरफ से क्या है मैडम, आप दोनों को शादी की एडवांस में बधाई। भगवान करे आपकी जोड़ी सलामत रहे और जल्दी ही आपके छोटे छोटे मुन्नू चुन्नू इस दुनिया में आए। चलो बाय बाय, सी यू। इतना बोलकर मैं बिना पीछे मुड़े हवा की रफ्तार से वहां से रफू चक्कर हो गया। पीछे बेचारी शेन मेंकसी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बुत बनी मेरी पीठ को ताकती रह गई कि भाई, ये बंदा है या कोई तूफान? मुखिकी ने जब ये देखा तो उसने तुरंत शेन मेंकसी के कान भरने शुरू कर दिए। अरे मेंकसी जी, आप इस गवार के मुंह मत लगा करो, ये साला पैदाइशी अनपढ़ है, इसे बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है, जाहिल कहीं का। इतना बोलकर उसने मेरी तरफ ऐसी नजरें घुमाई जैसे वो मुझे वहीं जिंदा गाड़ देगा। पर शेन मेंकसी ने उसकी बकवास सुनकर बस एक छोटी सी स्माइल पास की, जो सच में किसी खिले हुए गुलाब जैसी कातिल थी। वह मुखिकी की तरफ मुड़ी और बड़े ही मीठे अंदाज में बोली, आप फिक्र मत कीजिए मुंह बड़े सरकार, मैं इसकी फालतू बातों को दिल पर नहीं लेती। खैर, मेरा लंच भी खत्म हो गया है तो मैं भी चलती हूँ। आज शाम को मिलते हैं आपके बंगले पर। शेन मेंकसी जैसे ही अपनी पतली कमर मटकाती हुई कैंटीन से बाहर निकली, हमारा ये नकली भाई मुखिकी तो साला वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो लार टपकाते हुए उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार लड़की देखी हो। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को पक्का मिलेंगे दीदी। सॉरी मेंकसी जी। बगल में खड़ा उसका चमचा जियासई अब अपनी बेइज्जती और मुखिकी की ये मजनू वाली हालत और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मुखिकी का कंधा हिलाया, ओए कीकी भाई, होश में आओ यार, भाभी जी तो बहुत दूर निकल गईं। अब ये पागलों की तरह मुस्कुराना बंद करो और अपनी बत्ती सी अंदर करो। पर मुखिकी तो भाई अपनी ही काल्पनिक दुनिया में अप्सराओं के साथ डांस कर रहा था। जियासई ने जब दोबारा उसका नाम जोर से चिल्लाया, कीकी भाई, तब जाकर साले की तंद्रा टूटी। होश में आते ही उसने अपनी खींच जियासई पर निकाली और उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए चिढ़कर बोला, तू अपनी ये बकवास जुबान बंद रखेगा या नहीं? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या तुझे? चुपचाप अपना खाना ठूंस, समझा? इतना कहकर उसने फिर से उसी दरवाजे की तरफ देखा जहां से शेन मेंकसी गई थी, मानो अभी भी उसके दिमाग में रोमांस का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। वक्त का पहिया घूमा और देखते ही देखते शाम ढल गई। पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइटें जल उठीं और मुंह खानदान के आलीशान बंगले पर महाभारत के दूसरे अध्याय की स्टेज सज चुकी थी। और जैसे ही शाम ढली, शहर का वो शोर शराबा धीरे धीरे रात के सन्नाटे में खोने लगा और मैं एक लोकल टैक्सी पकड़कर वापस अपने बंगले पर आ पहुंचा। जैसे ही मैंने घर के अंदर पैर रखा, मेरी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। वहां हमारा वो नकली भाई मुखिकी, दूसरी बहन और हमारे परम पूजनीय पिताजी पहले से ही सोफे पर कुंडली मारकर बैठे थे। पर भाई, मैंने इन नमूनों को भाव देना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो कोई मिस्टर इंडिया होकर हवा में बैठे हों। मैं सीधे लंबी लंबी टांगें खींचता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ निकल गया। कमरे में पहुंचकर मैंने अपना बैग और सामान टेबल पर पटका, थोड़ी सी राहत की सांस ली, अपने फेफड़ों में हवा भरी और खुद को शाम के दंगल के लिए तैयार करके वापस नीचे आ गया। पर इस बार मैं लिविंग रूम की तरफ नहीं गया, बल्कि मेरा रुख सीधे किचन की तरफ था। किचन के अंदर घुसते ही मुझे माँ दिखाई दी, जो एप्रन बांधे चूल्हे के सामने बड़े टशन में कड़ाही चला रही थी और पूरे किचन में लाजवाब खाने की खुशबू तैर रही थी। खुशबू सूंघते ही मेरी बाँछें खिल गईं। मैंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में पूछा, अरे वाह मम्मी, आज क्या बात है जो आप खुद शेफ बन गई हो और इतने सारे 56 भोग तैयार कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल तो आई, पर साथ ही उन्होंने अपनी आंखें तरेड़ते हुए बड़ी सख्त हिदायत दे डाली, चुपचाप सुन ले बेटा, आज शाम को शेन परिवार के वीआईपी मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए मैं खुद ये खास तैयारियां कर रही हूँ। कान खोलकर सुन ले, आज रात मुझे तेरा कोई भी ड्रामा या नौटंकी नहीं चाहिए। शरीफ बनकर कोने में बैठना, समझा? ठीक इसी मोड़ पर बाहर मेन गेट पर गाड़ियों के रुकने और कदमों की आवाज आई। हमारी बड़ी बहन ऑफिस से लौट चुकी थी और भाई साहब
उसके ठीक पीछे पीछे शेन परिवार का पूरा काफिला अंदर दाखिल हुआ। सबसे आगे शेन परिवार की मुखिया बूढ़ी दादी माँ थीं। उनके पीछे शेन कियान, उनकी धर्मपत्नी शू जीजिन, और उन सब के पीछे वही कॉलेज वाली अप्सरा शेन मेंक्सी मटकती हुई आ रही थी। शेन परिवार को देखते ही हमारे पिताजी के तो जैसे भागे खुल गए। वह सोफे से ऐसे उछले जैसे नीचे स्प्रिंग लगी हो और बत्ती सी चमकाते हुए दौड़कर गेट पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे मूखी की और दूसरी बहन भी दुम हिलाते हुए भागे। पिताजी ने थोड़ा सा झुककर गुलामी वाले अंदाज में हाथ जोड़े और कहा, अरे शेन दादी माँ, प्रणाम प्रणाम, आइए आइए, इस तरफ पधारिए, हमारा घर धन्य हो गया। शेन दादी माँ ने बड़े रईसों वाले एटीट्यूड में बस एक ठंडी हुंकार भरी। ठीक है। तभी बगल से दूसरी बहन ने फुर्ती दिखाई और मक्खन लगाने के लिए आगे बढ़ी। शेन अंकल, शेन आंटी और मेंगक्सी, प्लीज अंदर आइए, आप सबका स्वागत है। ये सुनते ही शेन आंटी के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आई और उन्होंने दूसरी बहन को ऊपर से नीचे तक देखकर तारीफों के पुल बांध दिए। अरे वाह मुये, तुम तो पेशे से डॉक्टर हो ना। इस कम उम्र में दुनिया की सेवा करना और मरीजों की जान बचाना सच में बहुत तारीफ के काबिल है। हमारी दादी माँ तो तुम्हारी इस सादगी और काम की बड़ी दीवानी है, तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। ये सुनते ही दूसरी बहन तो भाई साहब फूल ही नहीं समाई। उसका चेहरा ऐसा चमक उठा जैसे उसे ऑस्कर मिल गया हो। वह हाथ जोड़कर बोली, अरे सच में आंटी, शेन दादी माँ जैसी महान हस्ती मुझे पसंद करती हैं। ये तो मेरे लिए 7वें आसमान पर पहुंचने जैसी बात है। मैं धन्य हो गई। लेकिन भाई, किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं इस पूरे नकली ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। मेरी बत्ती सी अंदर ही अंदर खिली और मेरे दिमाग का लाउडस्पीकर फिर से चालू हो गया। हंस ले साली, जितना हंसना है हंस ले। सच में तुझे बहुत ज्यादा धन्य महसूस करना चाहिए, क्योंकि तुझे क्या पता कि जिस दादी माँ के सामने तू पूंछ हिला रही है और जो आंटी तेरी तारीफों के कसीदे पढ़ रही हैं, वो असल में। अब ट्विस्ट तो ये था कि मेरा ये आधा अधूरा सस्पेंस थ्रिलर वाला विचार सीधे शेन मैकक्सी और बाकी बहनों के भेजे में जाने के लिए तैयार था। आज रात मुंह खानदान के इस लिविंग रूम में नफरत का जो मीटर फटने वाला था, उसकी स्क्रिप्ट तो मैंने अपने दिमाग में लिखनी शुरू कर दी थी।